हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं धनंजय चौहान और मैं आपको कवर करवा रहा हूं क्लास 12th एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स ऑफ साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन आपको वरी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आप घर बैठे ही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो देख सकते हैं एग्रीकोर्स के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाके। तो हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है आपका क्लास 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वेटनरी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का मैं पार्ट 1 आपको ऑलरेडी बना चुका हूं। यदि आपने वह नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए और फिर इस वीडियो को आप देख लीजिए। और यदि आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं, वो आपका ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वेटनरी इक्विपमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने पशु चिकित्सा में उपयोगी कुछ उपकरणों के बारे में पढ़ा था। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि मेडिसिन के बारे में है। आज के सेशन में हम वेटनरी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन को, किस प्रकार की मेडिसिन को कैसी टर्म दी गई है, कैसी शब्दावली दी गई है, और उनके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यह चैप्टर आपके 12th एग्रीकल्चर का बहुत ही मोस्ट चैप्टर है, क्योंकि 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, अगला वाला। राइट द नेम्स ऑफ एनी 8 मेडिसिन एंड आल्सो राइट देयर फंक्शंस। कोई 8 औषधियों के नाम बताइए एवं उनके कार्य भी बताइए। आपको क्लास 12th बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेटनरी साइंस से रिलेटेड कोई 4 मेडिसिन के नाम लिखिए, मतलब पशु चिकित्सा विज्ञान में उपयोगी कोई 4 औषधियों के नाम लिखना है और उनके एक एक कार्य लिखना है कि कौन से रोग के निदान में इनका उपयोग किया जा सकता है। या फिर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे और करके मैंने स्लाइड में लिख रखा है, राइट द एनी वन यूजेज ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन। नीचे दी गई मेडिसिन के एक एक कार्य या एक एक उपयोग बताइए। और आपको कुछ मेडिसिन के वहां पे नाम दे देंगे, 2 या 4 मेडिसिन के। तो मैं आपकी स्लाइड चेंज कर देता हूं और अब हम आंसर को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट लिखा है एलम। एलम मतलब क्या होता है? तो एलम से आप सभी परिचित है, आपने अपने घर पर भी बहुत अच्छे से देख रखा है। एलम को हिंदी में कहते हैं फिटकरी। और फिटकरी का क्या उपयोग होता है? तो फिटकरी का उपयोग आपको सबको मालूम है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, कहीं पर घाव हो जाता है और वहां से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, अर्थात रक्त स्त्राव होने लग जाता है, खून बहने लग जाता है, तो उस स्थान पर यदि हम फिटकरी को वहां पर लगा लेते हैं थोड़ा सा, तो उससे ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाती है और खून बहने से रुक जाता है। तो यहाँ पे एलम के यूज में हम लोगों ने लिख रखा है, इट इज यूज्ड एज हेमोस्टेटिक्स ड्यूरिंग द इंजुरी। हेमोस्टेटिस्टिक मतलब क्या होता है? तो हेमोस्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है ऐसी औषधियां जो रक्त के बहाव को रोक देती है, ब्लड के फ्लो को रोक देती है, उनको क्या कहा जाता है? हेमोस्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। तो एलम या फिटकरी के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है कि इसका उपयोग रक्त स्त्राव को रोकने के लिए किया जाता है चोट के दौरान। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये खून का थक्का या फिर हम कह सकते हैं कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इट इज आल्सो यूज्ड एज एमेटिक्स, और इसका उपयोग हम एमेटिक्स के रूप में भी कर सकते हैं। अब एमेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो इस टर्म का मतलब मैं आपको बता देता हूं। ऐसी औषधियां जो उल्टी करवा देती है उनको हम क्या कहते हैं? एमेटिक्स कहते हैं। उल्टी क्यों, यहाँ पे उल्टी क्यों करवाती है ये औषधियां, तो समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पशु है, कोई एनिमल है, उसने गलती से कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, मान लीजिए उसने कुछ जहरीला पौधा खा लिया या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया जो उसके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो ऐसे में एमेटिक्स वह मेडिसिन होती है जो एनिमल को या किसी ह्यूमन को उल्टी करवाती है, उनको क्या कहते हैं? हम एमेटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने एलम के यूज देखे, फिटकरी के यूज देखे। फिटकरी के कौन कौन से उपयोग है? तो पहला तो हमने देखा ये रक्तस्राव को रोकने में काम आती है, खून का यह थक्का जमा देती है और वमनकारी औषधि के रूप में ये उपयोगी है, मतलब इसको हम एमेटिक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, ये उल्टी करवा देती है। तो पहला हमारा यूज हो गया एलम का। सेकंड मेडिसिन हम लोग देखेंगे, सेकंड है आपके सामने पोटेशियम परमैंगनेट। अगली जो मेडिसिन आती है हमारे सामने उसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के क्या यूजेज हैं। इट इज यूज्ड टू वॉशिंग द वाउंड। जब भी हमें मान लीजिए कहीं पर घाव हो जाता है, हमें या फिर किसी एनिमल को, पशु को कहीं पर घाव हो जाता है, वाउंड हो जाता है, तो उस घाव को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है और इसी पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्या यूज है देख लेते हैं। तो इट इज यूज्ड
यूज्ड टू वॉशिंग द वाउंड, इसका उपयोग घाव को धोने में किया जाता है। इट एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट, और इसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि यदि कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ये डिसइंफेक्ट कर देता है, मतलब उस इन्फेक्शन को ये खत्म कर देता है। इट इज आल्सो नोन एज लाल दवा, और इसको कॉमनली हिंदी में एक टर्म से भी जाना जाता है, इसको लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि लाल दवा के नाम से किसे जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन आ सकते हैं, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट होगा। एक बार फिर से यूज देख लेते हैं इसके। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग घावों को धोने में किया जाता है। ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी उपयोगी होता है, और इसे सामान्यतः लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के यूज हो गए। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट और मैक्सेल्फ। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है इसी को इप्सम साल्ट भी कहते हैं, और इसी का अन्य नाम शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है, मैक्सेल्फ कहा जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट के यूजेज देखते हैं कि इसका उपयोग कहां पर होता है। तो इट इज यूज्ड इन एंटीपायरेटिक टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फीवर, इसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है। अब एंटीपायरेटिक क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, वह औषधियां जो ज्वर को कम कर देती है, या फिर हम कह सकते हैं जो बुखार को उतार देती है, फीवर को कम कर देती है, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहते हैं। तो इट इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग हम एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं, हिंदी में इसे ज्वरनाशी कहते हैं, टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फीवर। और जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है वो हमें बुखार में हमारे शरीर के तापमान को कम कर देता है। तो ये तीनों औषधियों के हमने उपयोग देख लिए। सबसे पहले हमने देखा एलम या फिटकरी, इसका उपयोग खून को रोकने में किया जाता है, खून के बहाव को रोकने में किया जाता है चोट के दौरान। सेकंड हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट, इसका उपयोग घावों को धोने में किया जाता है और डिसइंफेक्शन में किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा मैग्नीशियम सल्फेट और इप्सम साल्ट, और इसका उपयोग हम एंटीपायरेटिक के रूप में करते हैं, ज्वरनाशी के रूप में करते हैं, जो हमारे बुखार के समय हमारे शरीर के तापक्रम को कम कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर स्लाइड चेंज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन पॉइंट नंबर हमारा 4 है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आप लोगों ने देखा भी है और कॉमनली आप सभी घर में यूज भी करते हैं ग्लिसरीन को। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू क्योर ब्लिस्टर्स, मतलब यदि कहीं पर छाले हो जाते हैं, मान लीजिए हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं या फिर कहीं और छाले हो जाते हैं, तो छालों को कम करने में या फिर हम कह सकते हैं छालों को ठीक करने में हम ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, छाले। तो इट इज यूज्ड टू क्योर ब्लिस्टर्स, इसका उपयोग छालों को सही करने में किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी पॉइंट नंबर 5 कैम्फर। कैम्फर मतलब क्या होता है, तो कैम्फर का मतलब होता है कपूर। अब कपूर का कहां पर उपयोग करते हैं, कपूर भी आप सभी ने देखा है, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसी कपूर की बात हो रही है। तो इट इज यूज्ड इन कॉमन कोल्ड, मतलब हमें मान लीजिए सामान्य सर्दी या जुकाम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कपूर का उपयोग कर सकते हैं। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और श्वसन से संबंधित यदि कोई सा रोग हमें हो जाता है तो उस केस में भी हम कपूर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे सामने आता है पॉइंट नंबर 6 कॉपर सल्फेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसी को हिंदी में नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में इसको ब्लू साल्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है वो कौन सा कलर देता है, रिएक्शन करने के बाद में ब्लू कलर देता है। आपने किसी ने यदि मान लीजिए हाथ में कॉपर की अंगूठी पहनी हो तो आप देखना थोड़े दिन बाद आपकी स्किन पर ब्लू स्पॉट्स जो हैं उससे बन जाएंगे। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के हम यूजेस देखते हैं। इट एक्ट एज जर्मिसाइड, यदि कॉपर की बात करूं तो ये रोगाणु नाशक की तरह काम करता है, जो रोगाणु होते हैं या जर्म्स होते हैं उनको ये खत्म कर देता है। इट इज यूज्ड टू किल द स्टोमक वर्म्स, और इसके अलावा यदि मान लीजिए पशु के पेट में कोई वर्म्स है, कोई कीड़े पड़ गए हैं उसके पेट में, जर्म्स पड़ गए, तो उनको नष्ट करने में भी कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। इट इज हेल्पफुल इन फुट बाथ ड्यूरिंग फुट एंड माउथ डिसीज, और पशुओं में एक रोग होता है उसको हम FMD कहते हैं, या इसी को फुट एंड माउथ डिसीज भी कहा जाता है। और इस रोग में पशु के मुंह में और पैरों में छाले हो जाते हैं, तो इसको ठीक करने के लिए भी कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। उन छालों को कॉपर सल्फेट के 1% घोल से धोया जाता है। तो फिर से देख लेते हैं। इट एक्ट एज जर्मिसाइड्स, ये रोगाणुनाशक का काम करता है, अर्थात ये रोगाणुओं को नष्ट करता है। इट इज यूज्ड टू किल द स्टोमक वर्म्स, और हमारे आमाशय में जो परजीवी या फिर जो कृमि पनप जाते हैं उनको भी ये नष्ट करता है, मारता है। इट इज हेल्पफुल इन फूड
फुट एंड माउथ डिसीज ड्यूरिंग फुट बाथ। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये खुरपका मुंहपका रोग में उपयोगी है और इससे पशुओं को फुट बाथ करवाई जाती है। फुट बाथ एक्चुअली में क्या होती है, तो एक ठेल जैसी हौज को भर लिया जाता है, उसमें पानी भर देते हैं और उसमें कुछ मात्रा में हम कॉपर सल्फेट डाल देते हैं और पशु को सुबह शाम उससे होकर निकाला जाता है। तो पशुओं के पैर जो होते हैं वो उस हौज के अंदर या उस ठेल के अंदर धुल जाते हैं और उससे दवाई जो है उनके पैरों के जो छाले हैं वहां तक लग जाती है। तो ये हमने कॉपर सल्फेट के यूज किए। और वैसे भी आपने पारंपरिक समय से देखा होगा, आपके घर में कोई यदि मान लीजिए बुजुर्ग होंगे तो वो बोलते होंगे कि हमें रात को तांबे के पात्र में पानी रखकर सोना चाहिए और सुबह उस पानी का सेवन करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते थे, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है कि कॉपर के अंदर जर्मिसाइड के गुण होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि रोगाणुनाशक के गुण होते हैं, जो कि रोगाणुओं को नष्ट कर देता है, जर्म्स को नष्ट कर देता है। तो आप भी यदि कॉपर के पात्र में पानी नहीं पीते हैं तो आज से आप ऐसे ही कीजिए, रात को एक कॉपर का कोई भी बर्तन लीजिए और उसमें पानी भर के रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह आप उठते से उसका सेवन कर सकते हैं। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कॉपर के अंदर नेचुरली जर्मिसाइड के गुण पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला जो हमारे सामने पॉइंट नंबर 7 है, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड के क्या यूजेज हैं वेटनरी साइंस में। तो इट इज यूज्ड इन स्किन डिसऑर्डर्स। जिंक ऑक्साइड का उपयोग हम चर्म रोगों में करते हैं, स्किन डिसऑर्डर में करते हैं, लाइक एक्जिमा, जैसे एक्जिमा से संबंधित कोई रोग हो जाता है, या फिर डर्मेटाइटिस, या फिर हम कह सकते हैं खुजली से संबंधित कोई रोग हो जाता है, या फिर सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूं तो चर्म रोग जैसे कि दांत खाद और खुजली में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिए हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट 4 देखा था, ग्लिसरीन के यूजेज देखे थे कि इसका उपयोग छालों को ठीक करने में किया जाता है। फिर हमने कपूर या कैम्फर के देखे थे, इसका उपयोग सामान्य सर्दी जुकाम एवं श्वसन संबंधित विकारों में किया जाता है। नेक्स्ट हमने कॉपर सल्फेट का देखा था, इसका उपयोग कॉपर के अंदर जर्मिसाइड की प्रॉपर्टी होती है, रोगाणुनाशक के गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग जो है पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है या फिर बाहरी जर्म्स को मारने के लिए किया जाता है। और फुट एंड माउथ डिसीज में फुट बाथ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका प्रयोग जो है चर्म रोगों से संबंधित रोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि दांत खाज और खुजली। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है, सॉरी पॉइंट नंबर 8 हमारे सामने आता है बोरिक एसिड और बोरेक्स। तो इसमें हम देखेंगे कि बोरिक एसिड और बोरेक्स के क्या उपयोग है। तो इट इज यूज्ड इन डस्टिंग पाउडर, इसका उपयोग हम डस्टिंग पाउडर के रूप में करते हैं। अब यहाँ पर डस्टिंग पाउडर मतलब क्या होता है, तो डस्टिंग पाउडर मतलब ये पाउडर के फॉर्म में होता है और इसका हम छिड़काव करते हैं। तो पाउडर का जो हम छिड़काव करते हैं उसको कहते हैं डस्टिंग। क्या कहते हैं, डस्टिंग। और यदि मान लीजिए किसी लिक्विड का हम छिड़काव कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्प्रेइंग। तो आपको ये एक टर्म्स पता होना चाहिए कि स्प्रेइंग किसे कहेंगे और डस्टिंग किसे कहेंगे। यदि हम किसी लिक्विड का छिड़काव कर रहे हैं तो उसे स्प्रेइंग कहेंगे, और किसी सॉलिड पाउडर का, सख्त पाउडर का हम छिड़काव कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, डस्टिंग कहेंगे। तो बोरिक एसिड या बोरेक्स का उपयोग हम डस्टिंग पाउडर के रूप में करते हैं, मतलब सूखा ही इसका पाउडर लगाया जाता है एज एंटीसेप्टिक लोशन। और इसके अंदर हम कह सकते हैं एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी होती है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी मतलब मैं कह सकता हूं कि रोगाणुनाशक के गुण होते हैं, यह भी जर्म्स को नष्ट करता है। टू क्योर द वाउंड्स और इंजरी। और बोरिक एसिड या बोरेक्स का उपयोग हम तब करते हैं जब मान लीजिए किसी स्थान पर घाव हो जाता है या चोट लग जाती है, तो वहां पे हम बोरिक एसिड या बोरेक्स का पाउडर लगाते हैं, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टीज होती है जो रोगाणुओं को या फिर हम कह सकते हैं जर्म्स को खत्म कर देता है। तो यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है वो आती है आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म का हम उपयोग कहां पर करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक। यदि बात करें हम आयोडोफॉर्म की तो इसका उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी कर सकते हैं, अर्थात रोगाणुनाशक के रूप में भी कर सकते हैं, यह भी जर्म्स को किल करता है। और इसके साथ साथ एनेस्थेटिक के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एनेस्थेटिक का मतलब होता है वे औषधियां जो बेहोशी लाती है, बेहोशी लाने वाली औषधियों को हम क्या कहते हैं, एनेस्थेटिक कहते हैं। तो आपने देखा होगा, सामान्यतः आपने मूवीज में देखा होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में कि जो
विलेंस वगैरह होते हैं वो एक रुमाल के अंदर क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें डाल के लाते हैं और किसी के भी नाक पर ऐसे लगा देते हैं तो वो तुरंत ही वहां पर बेहोश हो जाता है। तो ऐसी औषधियों को हम क्या कहते हैं, एनेस्थेटिक कहते हैं, अर्थात वे औषधियां जो बेहोशी लाती हैं। तो आयोडोफार्म का यदि उपयोग की हम बात करें तो इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है और इसका उपयोग बेहोश करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी मेडिसिन अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का क्या उपयोग है तो हम लोग देखते हैं। इट इज यूज्ड टू क्योर स्वेलिंग, इसका उपयोग सूजन उतारने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कहीं पर चोट लग गई है या फिर कहीं पर मोच आ गई है और उसकी वजह से उस स्थान पर पर्टिकुलर रीजन पे मान लीजिए स्वेलिंग हो गई है या सूजन आ गई है, तो ऐसे केस में वहां पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का लोशन लगा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी सूजन को कम कर देता है। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो वही जो हमारा खाने का सोडा होता है जिसको हम मीठे सोडे के नाम से भी जानते हैं, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है और इसमें भी काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। इट इज यूज्ड इन वॉशिंग माउथ एंड आईज, यह मुंह को और आंखों को धोने में काम आता है जब मान लीजिए मुंह में छाले हो जाते हैं या कोई इंजुरी हो जाती है तो। और आंखों पे यदि हम बात करें, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं गोइमी, और इसमें क्या होता है हमारी आंखों के पास में यहाँ पर एक फुंसी जैसा उभार उठ जाता है, उसको हम गोइमी कहते हैं। और ऐसे केस में हम उस स्थान पे बोरेक्स या सोडियम बाइकार्बोनेट को लगाते हैं तो वो उससे जल्दी ही उसमें आराम भी पड़ता है। नेक्स्ट हम मेडिसिन देखेंगे जिसका नाम है आयोडीन। आयोडीन का काफी आपने नाम सुना है, केमिस्ट्री में भी सुना है, और जब हम नमक खरीदने जाते हैं या नमक का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें भी आयोडीन का नाम आता है। और आपको सभी को मालूम है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है या गोइट्रे डिसीज हो जाती है। तो हम आयोडीन की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इट इज यूज्ड टू क्योर द वाउंड्स एंड यूज्ड इन बाम, इसका उपयोग घावों को सही करने में किया जाता है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं बाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसी मलहम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपने एक औषधि का नाम सुना होगा जिसका नाम आता है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन के नाम से ये मार्केट में आती है और जब भी मान लीजिए हमें चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, तो डॉक्टर इस मेडिसिन का उपयोग करता है। तो ये मैंने आपको 12 मेडिसिन क्लियर कर दी है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगली जो मेडिसिन आती है हमारे सामने उसका नाम है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का उपयोग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका उपयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक्स, इसका उपयोग बेहोश करने वाली औषधि के रूप में किया जाता है। मान लीजिए किसी एनिमल का या किसी ह्यूमन का हम ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा उसको पेन होना है या फिर बहुत ज्यादा वो पेनफुल होगा, तो ऐसी प्रोसेस में हम उस एनिमल को या फिर ह्यूमन को बेहोश कर देते हैं और उसके बाद में फिर सर्जरी करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग पशुओं को या फिर मनुष्यों को बेहोश करने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौंठ की। तो सौंठ किसे कहते हैं, तो ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है। एक्चुअली में जो हमारी अदरक होती है इसको ही धूप में सुखा लेते हैं तो इसकी ही क्या बन जाती है, सौंठ बन जाती है। तो हम कह सकते हैं जो सूखी हुई अदरक होती है उसी को सौंठ भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड इन डिसेंट्री, और इसका उपयोग काय में किया जाता है, तो जो दस्त लग जाते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। एक्चुअली इसकी टिकिया या फिर टेबलेट्स बना ली जाती है और फिर इसको चूसने से हम कह सकते हैं दस्त में, घबराहट में या फिर जी मचलाने में आराम होता है। इसके अलावा इसका उपयोग हम कॉमन कोल्ड में भी कर सकते हैं, सामान्य सर्दी या जुकाम में भी कर सकते हैं। एंड क्लीन द यूटेरस आफ्टर पर्ट्यूरेशन, और इसके अलावा सौंठ का उपयोग हम गर्भाशय को साफ करने में भी कर सकते हैं प्रसव के बाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं हींग। तो हींग का उपयोग क्या है, तो हींग जो है आपने मसाले में ज्यादातर यूज करते हैं, सभी लोग ने हींग से अच्छे से परिचित हैं। तो हींग के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इट इज यूज्ड एज कार्बोनेटिव, इसका उपयोग कार्बोनेटिव के रूप में किया जाता है। कार्बोनेटिव मतलब ऐसी औषधियां जो हमारे पेट से या फिर हमारी आंतों से गैस को बाहर कर दे। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम फूड लेते हैं और कई बार जो है हमारे पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाती है तो उससे पेट दर्द होता है, स्टोमैक होता है और वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। और किसी कारण से यदि मान लीजिए गैस
गैस रिलीज नहीं हो पा रही है तो हींग जो है वो गैस पास करवाने में भी हेल्प करती है। तो इसका उपयोग हम वातसारी या कार्बोनेटिव के रूप में करते हैं। एंड हेल्पफुल इन स्टोमक और टिम्पेनाइटिस, और इसका अलावा इसका उपयोग पेट दर्द या फिर हम कह सकते हैं पशुओं में एक बहुत ही अच्छा रोग होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग है जिसका नाम है टिम्पेनाइटिस या अफारा। तो अफारा से ग्रस्त पशुओं के लिए भी हम हींग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 16 है जिसका नाम है चिरायता। तो चिरायता के कहां पर यूजेज है देखते हैं। तो चिरायता भी हम कह सकते हैं एक हर्ब है या फिर हम कह सकते हैं एक आयुर्वेदिक औषधि है, पौधे से ये हमें प्राप्त होता है। और इट इज यूज्ड इन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हम कह सकते हैं कि पाचन संबंधित विकारों में चिरायता का प्रयोग किया जाता है। और बुखार उतारने में भी, मतलब हम कह सकते हैं बुखार उतारने में भी चिरायते का प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटीपायरेटिक के गुण भी होते हैं। तो ये हमारे 16 मेडिसिन्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। और ये 16 मेडिसिन्स में कोई भी यानी 5 मेडिसिन्स जो है आपके बोर्ड में लिख कर दे दी जाएगी और उनके आपको एक एक यूजेज बताना होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगली स्लाइड में हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था वो वेटनरी इक्विपमेंट्स के बारे में देखा था। दूसरा क्वेश्चन हमने जनरल मेडिसिन के बारे में देखा है। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो है ये हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब कुछ मेडिसिन से रिलेटेड हमें टर्मिनोलॉजी या शब्दावली दे दी जाएगी और उनका हमें जो है मतलब बताना होगा, उन्हें डिफाइन करना होगा। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर देता हूं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल्स, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। जैसे इसमें आपको 10 नाम दे दिए हैं और इन 10 टर्म्स को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है और इनके दो एग्जाम्पल बताना है। या फिर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ गिवन मेडिसिन्स, दी गई औषधियों के दो उदाहरण बताइए। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आंसर। तो सबसे पहले हमारी औषधि आती है एंटीपायरेटिक। और एंटीपायरेटिक के रूप में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है वे औषधियां जो बुखार में तापमान को कम कर देती हैं या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो बुखार को उतार देती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स भी कहते हैं। तो दोज मेडिसिन, ऐसी औषधियां विच रेड्यूस द फीवर, जो बुखार को कम कर देती है, आर नोन एज एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सल्फ का उपयोग हम बुखार में करते हैं। क्विनेन का उपयोग भी हम बुखार में करते हैं। चिरायता भी इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा एस्प्रिन या डिस्प्रिन का उपयोग भी हम बुखार में कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी मेडिसिन सामान्यतः इंडिया में चलती है, पैरासीटामोल, इसका उपयोग भी हम बुखार में तापमान को कम करने में करते हैं। तो एंटीपायरेटिक्स किसे कहते हैं, ऐसी औषधियां जो बुखार को कम कर देती है, एंटीपायरेटिक्स कहलाती हैं। और इसके एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे क्विनेन, एस्प्रिन, चिरायता, पैरासीटामोल, मैक्सल्फ एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारी अगली टर्म की ओर मूव करते हैं और अगली टर्म है एनाल्जेसिक। और एनाल्जेसिक में हम लोगों ने क्या लिख रखा है, एनाल्जेसिक आर दोज मेडिसिन्स दैट आर यूज्ड टू रिलीव पेन, ऐसी औषधियां जो दर्द को कम कर देती हैं या फिर हम कह सकते हैं दर्द निवारक औषधियों को ही एनाल्जेसिक कहा जाता है। मान लीजिए हमें कहीं पर चोट लग गई है या एक्सीडेंट हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई और उससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो पेन किलर जो होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्म्स में एनाल्जेसिक भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पेन किलर, इनको पेन किलर भी कहा जाता है और पेन रिलीवर भी कहा जाता है, हिंदी में इन्हें दर्द निवारक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका बेलाडोना। बेलाडोना के बारे में मैं आपको एजीवन में भी बता चुका हूं कि यह एट्रापा बेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त होता है और इसमें एट्रोपिन नामक रसायन होता है जो पेन रिलीवर का काम करता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एनाल्जेसिक बेलाडोना, सेकंड एग्जाम्पल है कैम्फर या कपूर और थर्ड एग्जाम्पल है एस्प्रिन। तो फिर से देख लेते हैं एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, वे औषधियां जो दर्द निवारक का काम करती है, पेन को कम करने का काम करती है, एनाल्जेसिक कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल है बेलाडोना, एस्प्रिन और कैम्फर। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं।
अगली स्लाइड है परगेटिव और लैक्सेटिव। तो ऐसी औषधियां जो दस्त लाती है, कई बार क्या होता है हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है, पाचन खराब हो जाता है और ऐसी कंडीशन में आसानी से स्टूल नहीं आता है, तो जो आसानी से स्टूल को ला देती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परगेटिव और लैक्सेटिव भी कहते हैं। तो लैक्सेटिव्स और परगेटिव्स आर सब्सटेंसेस, ये ऐसे पदार्थ होते हैं दैट लूजन द स्टूल्स, जो आसानी से स्टूल्स को ला देते हैं, मतलब दस्त को ला देते हैं। लैक्सेटिव्स आर यूज्ड फॉर लेस सीरियस कॉन्स्टिपेशन, मतलब हमें अच्छे से कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, अच्छे से दस्त नहीं हो रहा है, तो हम लैक्सेटिव और परगेटिव मेडिसिन का उपयोग भी कर सकते हैं। और लैक्सेटिव और परगेटिव की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो काय में पाई जाती है, कैस्टर ऑयल में पाई जाती है, जिसको हम अरंडी का तेल भी कहते हैं। इसके अंदर नेचुरली लैक्सेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है जो आसानी से हमें मोशन करवा देती है। और इसके अलावा आपने घर में नॉर्मली देखा होगा रॉक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक या सेंधा नमक के अंदर भी दस्तावार के गुण होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सल्फ। मैक्सल्फ के हम और भी यूज पढ़ चुके हैं। मैक्सल्फ का यूज हमने एंटीपायरेटिक के रूप में भी पढ़ा है, ज्वर को ये कम करती है, मतलब फीवर को कम करती है। इसके अलावा इसका उपयोग हम परगेटिव और लैक्सेटिव में भी पढ़ रहे हैं, ये दस्तों को लाने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन होती है जिसको हम कहते हैं एमेटिक्स, और एमेटिक्स के बारे में मैं बता चुका हूं। ऐसी औषधियां जो उल्टी करवा देती है उनको हम क्या कहते हैं, एमेटिक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी मान लीजिए कोई पशु कोई हानिकारक या पॉइजनस सब्सटेंस खा लेता है, कोई जहरीला पदार्थ खा लेता है, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स के द्वारा पशु को क्या दी जाती है, एमेटिक्स दी जाती है, जिससे उसको आसानी से उल्टी हो जाए और वो जहरीला पदार्थ उसके पेट से बाहर निकल जाए। तो एन एमेटिक इज अ मेडिसिन, हम कह सकते हैं एमेटिक्स वह औषधियां होती हैं और पोर्शन दैट मेक्स अस वोमिट, जो हमें उल्टी करवा देती हैं। व्हेन वी टेकन पॉइजन, जब भी हम किसी विष का या जहर का सेवन कर लेते हैं, और सम अदर हार्मफुल सब्सटेंस, या फिर हम कह सकते हैं और कुछ दूसरे हानिकारक पदार्थों का हम सेवन कर लेते हैं, तो डॉक्टर्स के द्वारा उल्टी करवाने के लिए जो औषधियां दी जाती है उन्हें एमेटिक्स भी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर एमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा कॉपर सल्फेट की हमने और भी कई प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे कॉपर सल्फेट में हमने एमेटिक्स के अलावा जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो मैंने आपको बताया था, जर्मिसाइड की तरह भी एक्ट करता है, एंटीसेप्टिक की तरह भी एक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। सरसों के अंदर भी उल्टी करवाने वाली प्रॉपर्टी होती है, यह भी एमेटिक्स के रूप में प्रयोग की जा सकती है। और नेक्स्ट जो मेडिसिन आएगी उसे हम कहते हैं जिंक सल्फेट, इसके अंदर भी एमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगली स्लाइड हमारी आती है और इसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एंटी हेलमिंथिज और पैरासाइटिसाइड्स, मतलब ऐसी औषधियां जो पैरासाइट्स को नष्ट कर देती है, या फिर हम कह सकते हैं कि परजीवियों को मार देती है या कृमियों को नष्ट कर देती है, उन्हीं को हम एंटी हेलमिंथिज या पैरासाइट्स भी कहते हैं। मतलब हमारी आंत में या पेट में कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, परजीवी पड़ जाते हैं, तो उनको किल करने वाली मेडिसिन को ही हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिसाइड्स कहते हैं। तो दोज मेडिसिन विच आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स, ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और वॉर्म्स और कृमियों को नष्ट कर देती है, आर नोन एज पैरासाइटिक मेडिसिन, उनको हम परजीवीहारी मेडिसिन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, डीडीटी और टर्पेंटाइन ऑयल। और पैरासाइटिसाइड के हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसमें कॉपर सल्फेट आता है, डीडीटी आता है और टर्पेंटाइन ऑयल आता है। नेक्स्ट मेडिसिन की ओर हम मूव करते हैं। 6 नंबर की हमारी मेडिसिन है, बस इसके बाद में 4 मेडिसिन और हमारी बचेगी और इसके बाद में हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। तो 6 नंबर की मेडिसिन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इनको कहते हैं एंटीसेप्टिक्स। और एंटीसेप्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ऐसी औषधियां जो बाहरी परजीवियों को नष्ट कर देती है, जर्म्स को नष्ट कर देती है, उनको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। अब पैरासाइटिक और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस है, तो भाई पैरासाइटिक जो होती है उनका हम सेवन कर सकते हैं यदि वो मान लीजिए हमारे पेट के कीड़ों को नष्ट करती है या फिर इंटेस्टाइन या आंत के कीड़ों को नष्ट करती है, तो उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो एंटीसेप्टिक होती है उनका उपयोग हम सिर्फ बाहरी रूप से करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल यूज के लिए ही ये होती है। तो एंटीसेप्टिक और स्किन डिसइंफेक्टेंट्स आर केमिकल्स, हम कह सकते हैं एंटीसेप्टिक्स ऐसे रसायन होते हैं विच क्लीनिंग द स्किन और वाउंड्स, जो हमारी त्वचा को सही करते हैं और घावों को भरते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल इसका बोरोप्लस का देखा होगा, टीवी पे डोटाई जाता है। बोरोप्लस
प्लस या फिर बोरोलिन का ये एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो कि हमारी स्किन को सही रखता है और वाउंड्स यदि कहीं पर हो जाते हैं, घाव कहीं पे हो जाते हैं, उनको बहुत ही आसानी से ये भरता है। नेक्स्ट, दे कैन किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोइज्म। अब ये जो एंटीसेप्टिक होते हैं ये यदि मान लीजिए ज्यादा शक्तिशाली है तो ये माइक्रोब्स को किल भी करते हैं, और यदि मान लीजिए नॉर्मल है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे एंटीसेप्टिक में? तो एंटीसेप्टिक में हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आ जाएगा आयोडीन, नेक्स्ट आ जाएगा बोरिक एसिड या बोरेक्स। इनका उपयोग हम फुट एंड माउथ डिसीज में भी करते हैं। आयोडीन का उपयोग मैंने आपको बताया था मलहम में भी करते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन। इसके बाद में कार्बोलिक एसिड, इसके अंदर भी एंटीसेप्टिक या रोगाणुनाशक के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगली जो हमारी मेडिसिन आती है उसको हम कहते हैं कार्मिनेटिव, और कार्मिनेटिव मैंने आपको बता चुका हूं कि कार्मिनेटिव वे औषधियां होती है जो हमारे पेट से अतिरिक्त गैस को बाहर निकाल देती है। तो दोज मेडिसिन विच एक्सपल्जन ऑफ गैस फ्रॉम द स्टोमक और बाउल, ऐसी मेडिसिन जो हमारे आमाशय से गैस को बाहर निकाल देती है उनको हम क्या कहते हैं? कार्मिनेटिव कहते हैं। और इसके कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो रॉक साल्ट या फिर हम कह सकते हैं सेंधा नमक, काला नमक, हींग और अजवाइन के अंदर कार्बोनेटिव के गुण या फिर हम कह सकते हैं वातसारी के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है डायूरेटिक्स। तो हम डायूरेटिक्स किसे कहते हैं? तो ऐसी औषधियां, डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स या फिर ऐसी औषधियां डेट इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, जो हमारे अंदर यूरिनेशन को करवाते हैं या फिर हम कह सकते हैं डायूरेसिस को करवाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। अब ये डायूरेसिस क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी हमें कोई किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है, मान लीजिए हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई और डिसऑर्डर हो गया है, तो आसानी से जो मूत्र होता है उसका विसर्जन नहीं होता है, मतलब यूरिन जो होती है वो इजीली नहीं होती है। तो ऐसे केस में डायूरेटिक्स पेशेंट को दिए जाते हैं, रोगियों को डायूरेटिक्स मेडिसिन दी जाती है, और ये डायूरेटिक्स मेडिसिन जो होती है वो यूरिन को आसानी से करवा देती है। तो हम कह सकते हैं जो मूत्र बढ़ाने वाली औषधियां होती हैं उन्हीं को हम डायूरेटिक्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया और केलामेल, इनके अंदर डायूरेटिक्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और हमारी आज की क्लास की लास्ट 2 टर्म्स और हम देख लेते हैं, उसके बाद में ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा। तो सेकंड लास्ट जो टर्म आती है वो आती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक औषधियां किसे कहते हैं? तो एंटीबायोटिक मतलब ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। आपको सुनने में हैरानी होगी लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे काम के होते हैं। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं की ग्रोथ को ये रोकती है। तो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती है जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हम कह सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये रोकती है। तो एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन, ये ऐसी औषधियां हैं डेट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ती है इन पीपल एंड एनिमल्स, लोगों में और पशुओं में। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। सबसे पहली खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो जो सबसे पहले डिस्कवर की गई एंटीबायोटिक थी वो थी पेनिसिलिन नाटेटम, जो कि पेनिसिलिन फंगस से निकाली गई थी, पेनिसिलिन से निकाली गई थी, और इसकी जो डिस्कवरी की गई थी वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीडोट्स की। तो एंटीडोट्स ऐसी मेडिसिन होती है जो विष के प्रभाव को कम कर देती है। विष मतलब क्या होता है? जहर या पॉइजन। मान लीजिए किसी पशु को किसी सांप ने काट लिया है, या किसी बिच्छू ने काट लिया है, या किसी मनुष्य ने पॉइजन का सेवन कर लिया, विष का सेवन कर लिया है, तो विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियों को हम क्या कहते हैं? एंटीडोट्स कहते हैं। तो दोज मेडिसिन और सब्सटेंसेस हम कह सकते हैं ऐसी औषधियां या ऐसे पदार्थ विच इज यूज्ड टू ट्रीट द पॉइजन, जो कि हम कह सकते हैं विष के प्रभाव से उपचार करते हैं। वायरल इन्फेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं किसी वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उसके इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीडोट्स कहते हैं। तो एंटीडोट्स किसे कहते हैं? वे औषधियां जो विष के प्रभाव को कम कर देती है या किसी वायरल इन्फेक्शन में लड़ने में हमारी सहायता करती है, उनको हम एंटीडोट्स कहते हैं। फॉर
एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट में महामारी चल रही है कोरोना महामारी, और ये एक वायरस है, तो वायरस से लड़ने वाली औषधियों को भी हम क्या कहते हैं, एंटीडोट्स कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये हल्के एंटीडोट्स है, बाकी इससे थोड़े से हैवी लेवल के भी आते हैं, तो वो अलग अलग उसमें हम कह सकते हैं कैटेगरी होती है क्लास वाइज मेडिसिन में भी। तो आपको आई होप ये चैप्टर्स पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 इसमें क्वेश्चन मैंने आपको मेजर कवर करवाए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया इक्विपमेंट, इसके बाद में नेक्स्ट मैंने आपको बताई मेडिसिन, और उसके बाद में मैंने आपको कुछ टर्म्स डिफाइन की और उनके एग्जाम्पल बताए। इन्हीं से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। यदि ये तीनों आपके अच्छे से कवर हो गए तो आप ये मान के चलो कि 90% ये चैप्टर आपका कवर हो चुका है। इसके पहले वाला यदि मान लीजिए आपने पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि ये तीनों क्वेश्चंस आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आपके 12th में 5 मार्क्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर लेकर मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।